Hello students and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to discuss a new chapter of chemistry, that is chemical kinetics. बेटा chemical kinetics physical chemistry का one of the most important topic है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पर बेटा इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है एग्जाम में। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है एग्जाम में। अगर बेटा एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आता है और 70 मार्क्स में से ये चैप्टर 4 to 6 मार्क्स कवर करता है। इस चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 4 to 6 मार्क्स होता है, जो कि बहुत होता है। तो कहने का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल आते हैं, एक दो डेफिनेशन भी आ जाती है। और नॉर्मल सी बात है, न्यूमेरिकल को सीखने के लिए थ्योरी तो सीखनी ही पड़ेगी, तो चैप्टर को तो आपको पूरा ही पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि आपके डाउट 0% रहे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, वो चाहे मेडिकल का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाहे मेडिकल का हो चाहे इंजीनियरिंग का, दोनों में ही इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। जनरली वो कौन से टॉपिक है जिन टॉपिक से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर आता है? एक तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और एक है आर्हेनियस इक्वेशन। इनसे न्यूमेरिकल आता है कहां? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर। पर इसका मतलब नहीं है कि यहीं से आता है। मैंने बोला मोस्टली अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए या तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछा है या आर्हेनियस इक्वेशन से पूछा है। ये इनके फेवरेट टॉपिक रहे हैं किसके? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं क्या इस चैप्टर की। हम लोगों ने सारी चीजें जान ली कि इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल जान ली। और ये भी जान लिया कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। अब हमें ये जानना है कि बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? बेटा केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब बात आती है सर केमिकल रिएक्शन की क्या स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन की क्या स्टडी करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। केमिकल रिएक्शन को कई तरीके से स्टडी किया जाता है, कई तरीके से। अगर हमें यह पता करना हो कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर हमें यह पता करना हो कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, ये पता करने के लिए हमें क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स हमें बेटा यही बताता है कि कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, तो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। दूसरा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मान लो हो रही है तो वो कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुकी है या कितने परसेंट कंप्लीट होगी, ये हमें कौन बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है क्लास 11th में जो हमें यह बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने परसेंट तक कंप्लीट हो रही है या कितने परसेंट तक कंप्लीट होगी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन के बारे में किस बात की इंफॉर्मेशन देता है? जब भी आपको केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डील करना हो तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़नी हो। काइनेटिक्स का मतलब जनरली मोशन ही होता है। कहने का मतलब बेटा क्या है? जब भी आपको केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करना हो तो हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। आ गया नहीं आ गया? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में बेटा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन टर्म जो इस चैप्टर में यूज होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड को ज्यादातर इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा? रेट बोला जाएगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी मत होना। स्पीड बोलूं या रेट बोलूं बात एक ही है। क्लियर है? पर हम लोग ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेट। आया नहीं आया? बिल्कुल। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की बेटा वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं
स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में और उन फैक्टर के बारे में जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बताइए क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरी, वो फैक्टर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। आया नहीं आया? तो अगर आप चाहो तो इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील या इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आया नहीं आया सर? बहुत अच्छे से आ गया। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रेट के बारे में पढ़ेंगे, और वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। पर उससे पहले बेटा हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से सुन लो, अब मैं बार बार स्पीड नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा रेट। तो आप दिमाग में ये बैठा लो कि रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। आया नहीं आया? सब बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो बताइए इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? वैसे तो बेटा ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, पर तब भी मैंने इस चैप्टर को और आसान बनाने के लिए इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में बेटा हम लोग क्या डील करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ के बारे में। पार्ट बी में डील करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पार्ट सी में बेटा हम लोग डील करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पार्ट डी आर्रीनेस इक्वेशन एंड कोलाजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी आपको ये सारे वर्ड अननोन लग रहे होंगे कि सर कहां से आपने ये वर्ड बोल दिए, पर जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो ये सारे वर्ड आप अच्छे से जान जाओगे और काफी ज्यादा आप इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारी चीजें। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो सबसे पहले पता हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती, फिर हम लोग पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। आया या नहीं आया सर? बिल्कुल आया। आ गया ना? चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग पार्ट ए के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, चलिए सर अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सर बिल्कुल, ज्यादातर लोगों को यही डेफिनेशन पता है क्या, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं जिन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, वो रिएक्ट करके बेटा क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे R एक रिएक्टेंट है और P क्या है? प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है तब क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? इसकी एक डेफिनेशन बेटा हम लोग और बोल सकते हैं, बताइए क्या? एक ये है कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं पहले वो ब्रेक होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले जो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। क्लियर है बेटा? और जब इसके बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तब प्रोडक्ट का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। मतलब जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जब पुराने रिश्ते टूटेंगे तभी तो नए रिश्ते बनेंगे। आया नहीं आया? बिल्कुल। तो बेटा हम केमिकल रिएक्शन को एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बताओ क्या, कि जब पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने तो इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्डों का बनना, इस प्रोसेस को भी बेटा क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है। क्या होता रहता है? डिक्रीज। क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि केमिकल रिएक्शन में किसका अमाउंट डिक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट का, और किसका अमाउंट इंक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट का। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब बेटा बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी बेटा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छे से ये तो समझ में आ गया ना आपको? बिल्कुल सर। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने में हम लोग को मजा आए और एक एक बेसिक चीज आपको क्लियर हो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि रिएक्टेंट क्या होता है तो हमने बता दिया।
एरो के इस तरफ जो लिखा हो वो रिएक्टेंट, इस तरफ लिखा हो वो प्रोडक्ट। इसका अमाउंट समय के साथ डिक्रीज होता है, इसका अमाउंट समय के साथ बढ़ता है। इससे ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन हम भी आपको बता नहीं सकते। अब बात करते हैं सर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। आप लोगों ने अलग अलग टाइप पढ़े हैं, आज भी एक अलग ही टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक होती है बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम रिएक्शन को 3 टाइप में बांट सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और बेटा अगर हम तीसरी बात करें तो होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन आया नहीं आया? बिल्कुल बेटा। एक बात याद रखना, जो हमने क्या बोला, हमने केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट या ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में 3 टाइप में बांट दिया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। एक बात को याद रखना, अगर किसी रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा है, अगर किसी रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर किसी रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम का चेंज आ रहा है तो उसकी जो रेट है वो क्या होगी बेटा, कम होगा। क्लियर है? आया नहीं आया? अगर टाइम इंटरवल में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। इस बात को हम लोग आगे पढ़ लेंगे, बस इस बात को याद रखिएगा क्या, कि अगर किसी रिएक्शन को होने में जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है तो उस रिएक्शन की जो रेट है मतलब स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो चलिए सर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन। बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, इनका जो टाइम इंटरवल में चेंज आता है बेटा, इनके जो टाइम इंटरवल में चेंज आता है वो बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो समझ लो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट। ऐसी रिएक्शन जो 1 सेकंड से भी कम में हो जाए, 1 सेकंड से मतलब इतने कम समय में हो जाए कि आपने मिलाया और रिएक्शन कंप्लीट होगी। बेटा अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो आप उसको एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। जब आप इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते तो आप उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी मेजर नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप मतलब कोई रिएक्शन इतने कम समय में होगी, आपने उस टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं पाया तो बेटा उस रिएक्शन के रेट को भी एक्यूरेट मेजर कर नहीं पाओगे। क्लियर है? तो वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो क्विकली हो जाए, 1 सेकंड से भी कम समय में, लगभग 10⁻⁹ सेकंड से भी कम कह दो। सर इसके एग्जाम्पल, अगर बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो आयनिक रिएक्शन होती है, क्या होती है बेटा, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। आया नहीं आया? आयनिक रिएक्शन को आप कराओगे तो बहुत 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय में हो जाती है। कौन सी? आयनिक रिएक्शन। आया नहीं आया? तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है सर, जो बहुत कम समय में हो जाए, वो इतने कम समय में हो जाती हैं कि हम उनके टाइम में, उनका जो टाइम इंटरवल है वो मेजर ही नहीं कर पाते। जब ये मेजर नहीं कर पाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अब बात आती है वेरी स्लो। वेरी स्लो बेटा क्या होती है, इसमें जो डेल्टा टी होता है, मतलब जो टाइम इंटरवल होता है, जो रिएक्शन को होने में जो टाइम लगता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत हाई होता है। और जब डेल्टा टी लार्ज है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। आया नहीं आया? तो बेटा वेरी स्लो रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि इनको कंप्लीट होने में पता चले कि महीनों लग जाए, सालों भी लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में कई दिन, कई महीने, कई सालों लग जाए, ऐसी रिएक्शन को बेटा वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। अब इनका एक्यूरेट टाइम मेजर आप कर ही नहीं पाओगे बेटा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक बात बताओ, आप कोई लोहा लेके आए, आपने मॉइस्चर में रख दिया, पानी में रख दिया, तब भी उसको, ऐसा तो है नहीं आज ही खरीद के लाए आज ही उसमें जंग लग जाए, ऐसा होता है, रस्ट लग जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। टाइम तो लगता है, पता चले 2 दिन लग रहे, 2.5 दिन लग रहे, 3 दिन लग रहे, कितने दिन लग रहे, एक्यूरेट टाइम आप मेजर कर सकते हो। पता चले 3 दिन के बाद 3 दिन 4 घंटे लग रहे, तो एक्यूरेट टाइम आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। जब बेटा आप टाइम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे तो उसका रेट भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे। तो समझ में आया? वेरी स्लो रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जो मतलब कई दिनों में हो, कई महीनों में हो, कई सालों में, तो उनका जो टाइम इंटरवल है वो हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर, मेजर तो कर सकते हैं पर एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते।
और जब ये एक्यूरेट मेजर नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अब बात करते हैं किसकी? मॉडरेट रिएक्शन की। बेटा इसमें जो टाइम इंटरवल आता है वो ना तो बहुत ज्यादा होता है, नाइदर वेरी लार्ज, क्लियर है, नाइदर वेरी लार्ज, देखो यहां पे, नॉर वेरी स्मॉल। ना तो ज्यादा बेटा क्या होता है, ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ना बहुत कम टाइम लगता है। मतलब इतना टाइम लगता है कि आप उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। मतलब 1 घंटे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मिनट, मतलब इतना टाइम लगेगा कि आप उस टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो बेटा नॉर्मल सी बात है कि आर की वैल्यू भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। आर की वैल्यू भी ना ज्यादा आएगी ना ही कम आएगी। आया नहीं आया? तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। पूछो क्यों? क्या हम इनकी स्पीड को मेजर नहीं कर सकते, इनके रेट को मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे। एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनके डेल्टा टी को हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर लो, अगर आप इनके डेल्टा टी टाइम इंटरवल को मेजर कर लो तो आप इन दोनों की भी स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, पर वो आसान नहीं है। अगर आप मेजर कर पाओ तो इनके भी रेट को मेजर कर सकते हो, पर सबसे आसान रेट को मेजर करना किसका होता है? मॉडरेट रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो टाइम इंटरवल आता है वो ना तो बहुत बड़ा होता है ना तो बहुत कम, तो आसानी से हम उसको मेजर कर सकते हैं। जब ये आसानी से मेजर हो गया ना तो रेट भी आसानी से मेजर हो जाता है। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन सी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे? बेटा मॉडरेट रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आगे इतनी सारी चीजें पढ़ी? बिल्कुल, बहुत बेसिक है आज का लेक्चर। क्या पढ़ा हम लोगों ने? केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, रिएक्टेंट इस तरफ लिखा होता है, प्रोडक्ट इस तरफ। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। क्लियर है? अगर पार्शियल प्रेशर है तो रिएक्टेंट का प्रेशर घटेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेट या स्पीड। वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट इतनी फास्ट होती है कि उनके टाइम को एक्यूरेट मेजर हम लोग नहीं कर पाते। जब टाइम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से इनकी स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। वेरी स्लो इतनी स्लो होती है कि इनका टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होता है, और टाइम इंटरवल ज्यादा होने के कारण हम इनके टाइम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इनकी एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई वेरी स्लो रिएक्शन की भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? इसकी करते हैं। क्यों करते हैं अपने सिलेबस में? क्योंकि इसका टाइम इंटरवल को हम आसानी से नाप सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो रेट को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताओ हम लोग कौन सी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे? मॉडरेट। लिखेंगे नहीं, हम लोग जब भी रिएक्शन बोले तो समझ लेना मॉडरेट रिएक्शन है। तो बेटा अब हम लोग जानेंगे पार्ट ए के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए सर, अब हम लोग इस चैप्टर का पार्ट ए डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। पार्ट ए में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और रेट लॉ के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के और भी कई नाम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ओके सर। और भी कई नाम होते हैं? बिल्कुल नाम होते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये तो सबसे फेमस नाम है बेटा, स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब कुछ लोग कहेंगे सर एक ही नाम ये लोग क्यों यूज नहीं करते? कोई दिक्कत नहीं, कितने भी नाम यूज करें आपको सबको मतलब पता होना चाहिए। तो आया नहीं आया आपको? बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब बात बेटा ये आती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले तो वर्ड रिएक्शन आती है। तो रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर लें? मान लो रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक रिएक्टेंट होता है, अरे एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकता है। कुल मिलाकर रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। आया नहीं आया? बिल्कुल आया। अब बात आती है सर कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा।
बहुत ध्यान से। इसका जो फॉर्मूला है वो आया कहां से? आप सभी ने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब होता है? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, ऐसे ही तो निकालते हो नहीं निकालते हो? अरे कोई गाड़ी मूव कर रही है, उरी से कानपुर जा रही है या कहीं भी किसी जगह, दिल्ली से मान लो मुंबई जा रही है कोई कार, तो उसने दिल्ली से मुंबई में कितनी डिस्टेंस कवर की और अपॉन कितना टाइम लिया, तो उससे हम उस कार की स्पीड निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने कभी सोचा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ उन्होंने डिस्टेंस ही क्यों लिया? आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा। सर इतना सोचने का टाइम ही कहां है कि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस क्यों लिया? टाइम तो समझ में आता है, डिस्टेंस क्यों लिया? कभी नहीं सोचा होगा। सर टीचर ने हमें बताया, हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के क्वेश्चन लगा लिए और जयराम जी की बस खुश हो गए इतने में। पर अगर कभी सोच लेते तो इसकी डेफिनेशन भी आप आराम से आ जाती। देखो, स्पीड अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की निकालते हैं तो डिस्टेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होती है। टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कौन? मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता कि हम मान लो एक डब्बे में केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्टेंट उठ के थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाए दूसरे कमरे में। ऐसा होता है क्या? भैया हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां जिस डब्बे में केमिकल रिएक्शन कराओ वो डब्बा वहीं प्रेजेंट रहता है जब तक कि केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, उसके बाद भी वहीं रहता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हम लोग जब कराते हैं तो वो कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं करती। तो सर उसमें क्या चेंज आता है? बेटा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालो, नीचे तो हमेशा टाइम लेंगे। इस बात को तो हमेशा याद रख लो, नीचे तो हमेशा टाइम लेंगे। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये फॉर्मूला इसका आया कहां से। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा लॉजिकल जाओ कि फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे डिस्टेंस इसलिए लिया गया क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है। यहां पे रिएक्शन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? रिएक्शन में क्या चेंज होता है? सर अमाउंट। रिएक्शन में क्या चेंज होता है? अमाउंट। किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मैं आपको बता चुका हूं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका डिक्रीज घटता है और इसका बढ़ता है। अमाउंट की बात करें तो कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। तो आप सुनिए, केमिकल रिएक्शन में, बेटा केमिकल रिएक्शन में किस में चेंज आता है? मोलर कंसंट्रेशन में। किसके? रिएक्टेंट के भी मोलर कंसंट्रेशन में चेंज आता है, प्रोडक्ट के में भी। रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है टाइम के साथ और इसका इंक्रीज। तो आगे डेफिनेशन, तो फॉर्मूले में हम लोग क्या लेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, या आप जनरली कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या है कि सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया नहीं आया? बहुत आया सर, बहुत आसानी। बहुत आया का मतलब बहुत आसानी से आया। अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। बताओ क्या? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इन पर यूनिट टाइम। आ गया? पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, यही क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। आ गया या नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अगर एक बात बताओ, अगर हमें इसी को सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में ये फॉर्मूला लिखना हो, सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में, तो नॉर्मल सी बात है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में ये ना लिख देना चेंज इन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। तो हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन क्या? मोलर कंसंट्रेशन लिख दो। हाँ चलो मोलर ही लिख दे रहे, नहीं तो हम अकेले कंसंट्रेशन भी लिखें तो उसका मतलब भी मोलर कंसंट्रेशन ही होगा। डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। आया नहीं आया बेटा? बहुत आसानी से आया सर, अपॉन चेंज इन टाइम। अपॉन चेंज इन टाइम, बिल्कुल। अगर बेटा अगर हम इसी फॉर्मूले को प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज इन मोलर
कंसंट्रेशन, रटना नहीं है, अरे रटना ना है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी ना रटना, अपने आप याद हो जाएगा। अपॉन चेंज इन टाइम, आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर आपने एक बात नहीं बताई, क्या सिर्फ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ही चेंज होता है? बिल्कुल, और भी कुछ चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन हो, कैसी हो? गैसियस, गैसियस का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, तो उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन में तो चेंज होता है, पार्शियल प्रेशर में भी चेंज होता है, किसके? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट में। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसा? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। कब करेंगे? जब रिएक्शन कैसी हो? गैसियस, तभी पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। गैसियस रिएक्शन के लिए हम कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर, और अदर रिएक्शन के लिए सिर्फ कंसंट्रेशन। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? क्या सर इन दोनों के अलावा और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या केमिकल रिएक्शन में जो टाइम के साथ चेंज होती है, पर वो हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ने वाले, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ोगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में या तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, पर अगर गैसियस रिएक्शन हुई तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो सकता है, किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। आ गया नहीं आ गया? और यही चेंज किसका? कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। अब यूनिट तो बेटा बहुत अच्छे से निकालना सीखो, क्योंकि ये देखो न्यूमेरिकल हम लोग को लगाने हैं इस चैप्टर में, और न्यूमेरिकल को लगाने के लिए यकीन मानिए आपको यूनिट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो सर यहां पे यूनिट कैसे निकालेंगे? अगर आप कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन वाला, तो ऊपर क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन की यूनिट और चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट एक ही होती है, इस बात को याद रखना। क्या तो सर यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा, यहाँ आपने कंसंट्रेशन लिखा। अरे नालायको, कंसंट्रेशन की यूनिट जो होगी वही चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, आगे बता देंगे, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है? आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। सर कंसंट्रेशन की यूनिट कौन सी होती है बेटा? कौन सा कंसंट्रेशन लेते हैं? मोलर। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर, और टाइम की सेकंड। आ गई यूनिट, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर प्रेशर के टर्म में ले तो ऊपर बेटा प्रेशर लिख देना, पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम, और पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट हो एटीएम या बार वो लिख के प्रेशर के टर्म में भी हम लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। डाउट बिल्कुल मत रखना। आ गया नहीं आ गया सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला कहां से आया? आया स्पीड के फॉर्मूले से, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में स्पीड ऑफ रिएक्शन ही निकाल रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होती है, इस वजह से स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। टाइम के साथ केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इस वजह से उसके फॉर्मूला में ऊपर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है? अगर रिएक्शन गैसियस है तो प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे बेटा? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्लियर है? बहुत ही आसानी से बेटा लिख लीजिए आप इसे अच्छे से।